नमस्कार। अरे यार, ये जो स्टार्टअप्स लिस्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर में, इनमें पैसे हमको आईपीओ में या आईपीओ के बाद डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने टीवी चैनल पे इस पे डिस्कशन सुना और मुझे लगा इस पे थोड़ा सा ना एनालिसिस करना चाहिए कि क्या वर्थ है ये स्टार्टअप्स जितने भी लिस्ट हो रहे हैं। क्योंकि स्टार्टअप्स इंडिया में कैसे वर्क करते हैं कि इनका फंडिंग होता है, फिर उसके बाद में वीसीज आते हैं और फिर इनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। वीसीज फिर इनको अल्टीमेटली आईपीओ रेडी करते हैं और आईपीओ में वीसीज खुद तो निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वीसी सारे निकल जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, बट जनरली जो स्टार्टअप्स के आईपीओ आते हैं जनरली उसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देने के लिए वो आईपीओ लाया जाता है। तो अभी स्विगी का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ इतने दिन से चल ही रहा था, पेटीएम का जो आईपीओ आया था, ये इतने सारे ये जो ग्लैमराइज्ड स्टार्टअप्स हैं इनके आईपीओस आते हैं। तो क्या आपको उन आईपीओस में सब्सक्राइब करना चाहिए? क्या आपको, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो कब एग्जिट कर जाना चाहिए? क्या आपको उसको लाइफ लॉन्ग होल्ड करना चाहिए? ये बहुत सारे क्वेश्चंस टीवी में डिस्कस हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं भी इस पे अब अपना ओपिनियन डाल देता हूँ, थोड़ा डेटा एनालिसिस करता हूँ। बिकॉज आपको तो पता है ना, मैं कोई भी बात करता हूँ बिना डेटा के नहीं करता हूँ। आई जस्ट ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ विद डेटा एंड देन आई ट्राई टू प्रेजेंट द डेटा टू एवरीवन। तो स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरे इकोनॉमी के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप का रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप देखो यूएस स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण यूएस यूएस है, क्योंकि वहाँ पर इनोवेशन है, वहाँ पर अलग स्केल ऑफ वर्किंग है। इंडिया का भी स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक स्टार्टअप वो है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रॉफिट के साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं, और एक स्टार्टअप है जिनको प्रॉफिट की आदत नहीं है, जो स्केल 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 पे ही बिलीव करते हैं। तो हमें पता है दो अलग अलग तरह के स्टार्टअप होते हैं। मैं अभी का डिस्कशन में ना उन स्टार्टअप की बात करूंगा जो शायद प्रॉफिटेबल नहीं हुए। एटलीस्ट जब तक आईपीओ आया तब तक उतना प्रॉफिट उन्होंने नहीं दिखाया, और आईपीओ आने के बाद में शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है उनमें से जो, मैं उनको टेक्निकली स्टार्टअप नहीं कहता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ वो बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप्स हैं, वो प्रॉफिट जब बना लेंगे तब वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और आपके साथ चर्चा करता हूँ कि डेटा यूज करके। तो मैंने ऐसे ही, मतलब ऐसे ही 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे बनाने में, और 10 मिनट लगा। मुझे लगा कि यार ये दो इकोनॉमी है ना, दो कंट्रीज हैं, इनके स्टार्टअप्स को जरा इवेल्युएट करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा टॉपिक था मैग्निफिसेंट सेवन, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, यूएस में काफ़ी चलता है। मैग्निफिसेंट सेवन, यूएस वर्सेस इंडिया। वैसे इंडिया में 7 से ज़्यादा है, यूएस पे भी काफ़ी है, बट एक बार मैं 7 ही एग्जांपल्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूएस के अंदर में मैग्निफिसेंट सेवन हो गया मेटा, अल्फाबेट अल्फाबेट टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये 7 कंपनीज है जो लिटरली यूएस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60% या 50-55% शायद मार्केट कैप को कंट्रोल करती है। इतनी बड़ी कंपनीज हैं ये यूएस के अंदर में। तो मैंने फिर इन सब का ना चार्ट स्टडी किया कि जब ये आए थे, लिस्ट हुए थे, और कुछ साल तक इनके स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट रहा। तो अब देखिए, मेटा जब आया था तो उसके बाद हल्का सा इसके अंदर में करेक्शन हुआ, बट जैसे जैसे वो रेवेन्यू ग्रोथ 37%, 54%, 58%, इस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ जैसे जैसे कंपनी दिखा के गई, वैसे वैसे स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाता गया। फैंटास्टिक। दूसरी है गूगल। गूगल तो बहुत पहले लिस्ट हुई थी, 2006 के आसपास लिस्ट हुई थी। तो गूगल देखिए, शुरुआत से ही गूगल स्टॉक जो है वो ऊपर ही था। इसने कभी भी वैसा डाउनफॉल, शुरू के फेज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्ली 2-3 साल के फेज की बात कर रहा हूँ, इसने डाउनफॉल नहीं देखा। बिकॉज गूगल हमेशा से ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो इसीलिए उसका डाउनफॉल इनिशियल फेज में कम नजर आया था। अब देखिए नीचे में रेवेन्यू और एबिटा, देखिए पॉजिटिव एबिटा कंपनी थी, तो इसलिए कभी भी इसने नीचे, इनिशियल फेज में नीचे अपने आप को नहीं देखा। उसके बाद टेस्ला देखते हैं। टेस्ला तो बहुत पहले लिस्ट हुई थी, 2010-11 की बात है। और टेस्ला में भी अगर आप देखिए ना तो इसमें रेवेन्यू था, ग्रोथ बाद में आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत टाइम लग गया। तो जब तक रेवेन्यू ग्रोथ था फिर भी स्टॉक क्रैश नहीं कर रहा था, एक फ्लैटिश लेवल पे चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था। और फिर जब रेंज ब्रेकआउट हुआ
जब रेवेन्यू के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का एक इंडिकेशन दिखा 2013-14 के बाद में, तब देखिए स्टॉक के अंदर में क्या जबरदस्त बढ़ोतरी आई एंड लॉट ऑफ पीपल क्रिएटेड मैसिव वेल्थ आउट ऑफ दिस कंपनी। फिर उसके बाद आता है एनवीडिया, जो कि बहुत ही वेल टॉक्ड स्टॉक है इन दिनों। तो इसका तो इनिशियली मुझे रेवेन्यू ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, ये लिस्ट भी बहुत पहले हुई थी। आई थिंक ये देखना पड़ेगा मुझे वापस से, बड़ी काफ़ी पुरानी कंपनी है लिस्ट होने में। मैं एक बार फिर से देख लूँ क्या इसको, जस्ट अ मिनट। ओके, एनवीडिया, मेरा दूसरा लैपटॉप में, मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये लिस्ट कब हुई थी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो एनवीडिया है, बहुत पुरानी है भाई ये। कहाँ है ये, 2000 के पहले की लिस्टिंग वाली कंपनी है एनवीडिया। तो आ, उस समय तो इसका कोई रेवेन्यू वगैरह, इनफैक्ट डेटा ही नहीं है, रेवेन्यू वगैरह थी कि नहीं मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट वेरी ओल्ड डेटा। बट बेसिकली फ्लैट था, काफी टाइम तक फ्लैट था। एक्चुअली एनवीडिया का रियल प्रॉफिट चालू हुआ, रियल स्टॉक प्राइस का मूवमेंट चालू हुआ तकरीबन 2020 के बाद, कोविड के बाद में, जब एआई और एमएल की बात सब करने लगे और एनवीडिया में एक अलग लेवल की तेजी बन गई। उसके बाद है एप्पल। तो एप्पल का भी, ये तो बहुत पुरानी कंपनी, 1980 में लिस्ट हुई थी एप्पल, और तब से चली आ रही है। उस समय का डेटा, फंडामेंटल डेटा मुझे मिला नहीं, बट एप्पल में भी आप देखिए ये काफी टाइम तक एक रेंज में चल रहा था। और रियल ब्रेकआउट हुआ एप्पल के अंदर में, कब हुआ रियल प्राइस का एक्शन चालू हुआ, तकरीबन 2000, मैं देख पा रहा हूँ अभी इसका रियल जो एक्शन अभी तक जो चल रहा है एक्शन, वो चालू हुआ था तकरीबन 2010 में। उसके बाद से एप्पल के प्राइसेस जो मूव करने चालू हुए वो फिनोमिनल मूव किए। तब तक ये एक रेंज के अंदर में भी चल रहा था। एंड फाइनली अमेजन, अमेजन तो हम सबको पता है कि काफी टाइम तक अमेजन लॉस मेकिंग एंटरप्राइज थी। और ऑल्दो स्टॉक आया, रेंज में चला, और उसके बाद अच्छा खासा इसके अंदर में बढ़त हुई थी। बट एक चीज तो है कि यूएस की जितने भी कंपनीज है ना, ये मैंने देखा है कि बहुत कम मैग्निफिसेंट सेवन कंपनीज है जो कि काफी टाइम तक लॉस की। राइट, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर प्रोडक्ट कंपनीज, या इन्होंने टेक्नोलॉजी में कोई जबरदस्त इनोवेशन कर रखा है जो उनको मोट प्रोवाइड करता है। या टेक्नोलॉजी इनोवेशन, लाइक गूगल वाज अ इनोवेशन, राइट, एनवीडिया वाज, चलो बाद में इसका इम्पैक्ट आया, बट वो भी एक इनोवेशन था। मेटा वाज अ इनोवेशन, इट्स अ न्यू थिंग विच वी लॉन्च। सो दैट्स द मोस्ट अमेजिंग डिफरेंशिएटर, बिकॉज टेक के अंदर में जो इनोवेट करेगा वो देर सवेर उसके स्टॉक प्राइस के अंदर में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। राइट। अब ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट तो हम सब के निजी जीवन में काफी काफी पहले से जुड़ा हुआ है। ये भी काफी पहले से लिस्टेड था। स्टॉक प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर गए हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एज अ प्रोडक्ट कंपनी हैज डन फिनोमिनली वेल अक्रॉस द बोर्ड। अब इंडिया के 7 कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो बहुत सारी और कंपनीज है लिस्टेड, स्टार्टअप्स है, लाइक ऑल दीज मेक माई ट्रिप एंड क्लियर ट्रिप एंड द अदर ट्रिप कंपनी, नाम याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज। तो ये 7 का अपने देखते हैं क्या हुआ है। तो ये पेटीएम है। पेटीएम जैसे लिस्ट हुआ उसके बाद ही प्राइस क्रैश कर गया, बिकॉज देखिए ये लिस्ट हुए थे और इन सब के अंदर में माइनस था, सब लॉस मेकिंग थे। तो जब लिस्ट होते हैं ना तो इनमें बहुत ब्रांडिंग होती है, एक शोशा क्रिएट होता है, मे बी पीआर मशीनरी पूरी इन्वॉल्व हो जाती है कि भैया इसका लिस्टिंग को तो हमको सक्सेस करना ही है। और जब लिस्ट होता है तो वो टॉप बन जाता है, क्योंकि इंडिया में प्रोबेबली हाईएस्ट वैल्यू डिराइव करना एक स्टॉक से लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान एक कल्चर है। और वो प्रॉब्ली बैंकर और सब कोई मिल के कोशिश करते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर को जो मिले शेयर, वो हाईएस्ट प्राइस पे मिले, इसलिए शायद वो प्राइस क्रैश कर जाता है आफ्टर दे लिस्टेड। सिमिलरली अगर आप जोमेटो में देखो तो जोमेटो लिस्ट हुआ, अगेन जब वो लिस्ट हुआ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज था। जब तक वो लॉस कर रहा था, लिस्टिंग हाईएस्ट पॉइंट हुआ, उसके बाद वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया। द मोमेंट उसने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, ये तकरीबन 2023 की बात है, देखिए प्राइस मूवमेंट इसका चालू हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट थी, बट लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, तब प्राइस मूवमेंट चालू हुआ। उसके बाद है स्विगी, अभी जो लेटेस्ट आया है। तो स्विगी के अंदर में आप देखिए, अगेन स्विगी आया, लिस्टिंग प्राइस बढ़े, वाह वाह, जबरदस्त, एक अच्छी पीआर मशीनरी इन्वॉल्व हो गई एंड प्राइसेस वेंट अप। बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सैनिटी केम एंड स्विगी प्राइस क्रैश्ड रिसेंटली, बिकॉज वापस से वही बात आ गई कि भैया पैसा कब बनाओगे या कैसे बनाओगे। अभी तो क्विक डिलीवरी के नाम पे, क्विक कॉमर्स के नाम पे काफी ज्यादा एक शोशा चल रहा है मार्केट में चारों तरफ। ऑब्वियसली वो ग्रो भी कर रहे हैं, क्विक डिलीवरी लाइक जेप्टो वगैरह ग्रो कर रहे हैं, बट ग्रो करना एक अलग बात है और वैल्यूएशन
लेना और उसको सस्टेन करना। अगर आप वैल्यूएशन लेके भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो आप इवेंचुअली शेयर होल्डर का वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिकॉज टॉप में इवेंचुअली रिटेल इन्वेस्टर ही आता है जिसके पास शेयर पड़ा रह जाता है। ये जो टॉप में स्विगी में जो आए होंगे, किसी ने कोई तो आया है और कोई तो बेचा है, तो आने वाला तो रिटेल ही होगा, बिकॉज वही सबसे ज्यादा ल्योर होता है ये सब स्टॉक आइडिया से। उसके बाद ये देखिए ओला, ये भी एक क्लासिक स्टोरी। आया, लॉट ऑफ पीआर, प्राइसेस वेंट अप 130 140 तक गया और फिर उसके बाद क्रैश। और आज के रेट में भी प्राइसेस जो है वो नीचे के लेवल पे खड़े हैं। मार्केट वेट कर रहा है, होप स्टोरी है कुछ हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, बड़ी बड़ी बातें मैनेजमेंट करते हैं, ट्विटर पे लोगों से लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फाइनली नंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। नाइका, ये भी एक आप देखिए बहुत ही वेल टॉक्ड आईपीओ, काफी एक्साइटमेंट था, टॉप में आया, उसके बाद में वापस करेक्शन हुआ। करेक्शन होके भी आप देखिए इसने एक आम आदमी के लिए वेल्थ नहीं क्रिएट किया और इट हैज बीन अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। एंड डिलीवरी, ये भी देखिए सारे इंडियन स्टार्टअप जितने भी लिस्ट हुए उन सब का एक कॉमन ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है कि ये आते हैं, एक हाइप क्रिएट होती है, पूरी पीआर मशीनरी लग जाती है इनके पीछे, प्राइस या तो आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में इनके प्राइसेस में करेक्शन आते हैं, बिकॉज इनसे पूछा जाता है कि भैया कमाओगे कितना, कैसे कमाओगे, ग्रोथ कैसे आएगा। जो ये क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, जैसे जोमेटो ने दिया तो वो सस्टेन कर गया, जो नहीं दे पाते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जोमेटो के साथ आप देखिए एक और एग्जांपल है, पॉलिसी बाजार। प्राइसेस आए थे ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे आए थे, लॉस मेकिंग इंटरप्राइज थी, प्राइसेस क्रैश कर गए, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया कंपनी ने और फिर वापस प्राइसेस ऊपर चलना चालू हो गए। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स है, एक तो पहली बात हम लोग इनोवेटर्स नहीं है, हमारे स्टार्टअप्स समहाउ वी आर मोर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स रादर देन टेक इनोवेटर्स। तो एज अ प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे जब लिस्टिंग होती है तो उसके अंदर में अलग तरीके का माहौल बन जाता है, और क्योंकि वीसीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी वैल्यूएशन पे जैकअप कर रखा है, अब इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, जस्ट दैट एवरीवन हैज देयर ओन वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग एनी बिजनेस। बट क्योंकि ये अनलिस्टेड थे, इनके वैल्यूएशन ऑलरेडी ऊपर चले जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द वीसीज उनको फाइनली अपने एलपी को रिपोर्ट करना पड़ता है कि भैया मेरे पैसे का क्या हुआ। एंड ट्राई करते हैं वो कि लिस्टिंग भी जो है वो एक इस लेवल पे हो कि उनका एलपी भी एक्साइटेड हो जाए कि वाह आपने तो बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? पहली बात, ये जो स्टार्टअप्स के आईपीओ आते हैं इनको देख के एक्साइटेड मत हुआ कीजिए प्लीज। डू नॉट गेट एक्साइटेड कि यार इसमें तो मेरे को डालना ही है क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रांड है, इसका मैं यहाँ से मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, यहाँ से मैं बाइक लेता हूँ, यहाँ से मैं, डू नॉट डू दैट। स्टार्टअप्स में या किसी भी आईपीओ के अंदर में डू नॉट जस्ट इन्वेस्ट बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अराउंड दैट आईपीओ। आप आइए, देखिए क्या हो रहा है, लिस्ट होने दीजिए उसको, पहले उसका कम से कम 1-2 क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी आने दीजिए। स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, अगर हमको महंगा भी लेना पड़े तो लीजिए, क्योंकि महंगा और महंगा हो जाएगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंटैक्ट है तो। सस्ता एक बार ले, एक बार रोए महंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, डू नॉट गेट एक्साइटेड विथ ऑल दी स्टार्टअप्स, अदरवाइज you may land up having them in your demat account with a long term horizon in mind, which doesn't make any sense for me. All right, I hope ये वीडियो अच्छा लगा, please do share with someone you think should know about this. Bye, take care, जय हिंद।